नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 2 सभ्यताएँ कवर की थी। एक थी कालीबंगा सभ्यता और दूसरी थी गणेश्वर सभ्यता। आज हम सेकंड ग्रेड के जीके के ही टॉपिक राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में, एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम है जिसका आहड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहड़ सभ्यता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में कि आहड़ सभ्यता की सबसे पहले स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आहड़ सभ्यता की स्थिति कहाँ पड़ती है। तो आहड़ सभ्यता की स्थिति पड़ती है आयड़ नदी या इसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर जिले में इसकी स्थिति पड़ती है। इसे बेड़च नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत में तो नाम इसका आयड़ नदी होता है, लेकिन उदय सागर झील में पड़ने के बाद इस नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है। इसके लिए इस आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ सभ्यता की खोज के बारे में। किसकी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले व्यक्ति थे अक्षय कीर्ति व्यास। शॉर्ट में इनको एक के व्यास भी कहा जाता है। सन 1953 में इन्होंने खोज की थी। फिर इसके उत्खनन की बात करते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि खोज करना और उत्खनन का कार्य करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसके उत्खनन की बात करते हैं तो इसका उत्खनन RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1954 से लगाकर 56 तक इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। इनके साथ भारत सरकार द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति और थे। एक थे HD सांकलिया और दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था VN मिश्र। भारत सरकार द्वारा ये 2 व्यक्ति नियुक्त थे और राज्य सरकार के द्वारा भी 2 व्यक्ति इसमें नियुक्त थे। उनका नाम था विजय कुमार और PC चक्रवर्ती। ये तो बात हुई इसकी स्थिति, खोज और उत्खनन की। नेक्स्ट बात करेंगे इसके उपनाम की कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनाम की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका उपनाम आता है ताम्रवती नगरी। इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। दूसरा इसका उपनाम है धूलकोट। क्या नाम है इसका? धूलकोट। तीसरा इसका उपनाम आता है आगाटपुर, यानी इसको आगाटपुर नाम दिया था गोपीनाथ शर्मा ने। किसने दिया था? गोपीनाथ शर्मा ने। सबसे जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि बनास संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वो है सभ्यता अपनी आहड़ सभ्यता। बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो बेड़च नदी है वो बनास नदी के क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए इस आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति का नाम HD सांकलिया ने इसे दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ की प्रमुख विशेषताओं की। बात करेंगे। प्रमुख विशेषताओं में जैसे कि अपने कालीबंगा में देखा था कि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। इसके विपरीत आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो जब आहड़ की खुदाई हुई तो इसके 3 स्तर निकले थे। कितने स्तर निकले थे? 3 स्तर। इन 3 स्तरों में अलग अलग विशेषताएं अपनों को देखने को मिलती है। सबसे पहली विशेषता है कि इसके पहले स्तर की खुदाई में स्फटिक पत्थरों की अधिकता अपन को देखने को मिलती है। दूसरा स्तर इसका था, उसमें लोहा, कांस्य और तांबे के उपकरण ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तीसरे स्तर की खुदाई में मृद भांड के प्रमाण हैं जो अपन को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के मकान किस टाइप के थे, तो यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किससे थे? कच्ची ईंटों से निर्मित। लेकिन अजीब सी बात यह है कि मकान तो कच्ची ईंटों के थे, लेकिन यहाँ की नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ के परिवार के बारे में, तो कि यहाँ के परिवार को हम देखते हैं तो यहाँ अपने संयुक्त परिवार मिलते हैं। संयुक्त परिवार का प्रमाण हम लोगों को कैसे पता? क्योंकि यहाँ की खुदाई में एक मकान में एक से अधिक चूल्हे हैं जो मिलते हैं। एक घर में तो करीब
6 सूले होने का प्रमाण भी मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार वाली सभ्यता थी। नेक्स्ट बात करें कि इस धौलावीरा के समकक्ष भी इसको माना जाता है, क्योंकि धौलावीरा में जैसी विशेषताएं थी वैसे की वैसी विशेषताएं अपन को आहट सभ्यता में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ के लोग अपने शव के साथ आभूषण गाड़ना पसंद करते थे। आभूषण को अपने शव के साथ में गाड़ते थे। यहाँ के लोग शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के बारे में कि कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से प्रमुख रूप से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला है 6 ताम्र मुद्राएं और 3 मोहरें यहाँ पे प्राप्त हुई है। इन 3 मोहरों में एक मोहर मिली थी, उसके ऊपर एक और तो त्रिशूल का अंकन था और दूसरी ओर जो यूनानी देवता होते हैं अपोलो, उनका अंकन इसके ऊपर हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो और इसमें साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ पे अनाज रखने के मृद भांड जो प्राप्त हुए थे उनको स्थानीय भाषा में गोरे कोठे कहा जाता है। तो सवाल आता है कि गोरे कोठे वाली सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो अपना आंसर क्या होगा? आहट सभ्यता। नेक्स्ट साक्ष्य की बात करें तो उसमें एक साक्ष्य प्रमाण हमको मिलता है, बिना हत्थे का जलपात्र। क्या मिलता है? बिना हत्थे का जलपात्र। ऐसा ही जलपात्र ईरान और बलूचिस्तान में भी मिला था। इस कारण हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि ईरान और बलूचिस्तान के साथ भी आहट सभ्यता के व्यापार थे। नेक्स्ट, मिट्टी से निर्मित एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई। किससे निर्मित? मिट्टी से निर्मित बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसको यहाँ के लोग बनासियल बुल की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? बनासियल बुल की। देखो कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बनासियल बुल कहाँ से मिला, आहट से मिला या बैराट से मिला या फिर गणेश सभ्यता से। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं, ए और बी। क्या शब्द याद रखने हैं? ए और बी। ए का मतलब आहट हो गया और बी का मतलब बनासियल बुल। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बेलनाकार बर्तनों की बात करें तो यहाँ बेलनाकार मृद भांड प्राप्त हुए हैं जिनको लेपिस लाजुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेपिस लाजुली। क्योंकि ईरान में भी ऐसे प्राप्त हुए थे, उनको लेपिस लाजुली नाम दिया गया था। और यहाँ पे जो मृद भांड पकाने की जो विधि है उसको हम लोग नाम देते हैं उल्टी तपाई विधि। क्या नाम देते हैं? उल्टी तपाई विधि। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ से कि तांबा गलाने की भट्टी है जो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो तांबा गलाने की भट्टी अपन को आहट सभ्यता से प्राप्त होती है। यहाँ के लोग चांदी से अपरिचित थे, तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, लेकिन चांदी से क्या थे? वो अपरिचित थे। क्या थे? अपरिचित थे। यहाँ पुनर्जन्म के साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, यहाँ ईरानी प्रकार की धूप धानियाँ भी प्राप्त होती है। यहाँ कृषि की बात करें तो कृषि में 2 फसलें मिलते हैं जिसमें एक का नाम है जौ, दूसरा है चावल। इन कृषि की फसलों के आधार पर ही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका काल बताया था 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट बात करें चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। तो क्या होती है चक्रकूप पद्धति? यानी कि घरों में जो पानी होता है उसको सुखाने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसको हम लोग कहते हैं चक्रकूप पद्धति। फिर यहाँ के लोग रंगाई उद्योग, छपाई उद्योग और सिलाई उद्योग से भी परिचित थे। यहाँ के मिले और साक्ष्यों में बात करें, एक यहाँ पूजा की थाली और मिट्टी से निर्मित दीपक का प्रमाण भी मिलता है। नेक्स्ट, लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होती है। एक अनाज पीसने की चक्की हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन से थे? तो यहाँ प्रमुख उद्योग थे, एक तो औजार बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना, तांबा गलाना और तांबे से निर्मित उपकरणों का निर्माण करना। तो हम लोगों ने
आहट सभ्यता के बारे में पढ़ा है। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में अंतिम जो अपनी सभ्यता बाकी है, बैराट सभ्यता, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।